अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी पाकिस्तान के उस बानी का जन्मदिन है जो बानी पाकिस्तान की रियासत बनने के बाद इस रियासत का पहला सियासी कैदी बना और एक सियासी कैदी की हैसियत में ही वो 90 प्लस ईयर्स की उम्र में कैदी की हैसियत से उनका इंतकाल हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख़ बड़ी अजीब किस्म की तारीख़ है। ये जो हमें मुतालिया पाकिस्तान के नाम पे मुग़ालता पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, उसमें इन चीज़ों का कोई ज़िक्र नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए किसने कौन सी कुर्बानी दी। जैली झूठे हीरोज़ बना दिए जाते हैं और असली हीरोज़ छुपा लिए जाते हैं। आज हम उस हीरो को याद करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और व्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट से ही इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। आज 17 जनवरी है नाज़रीन। 17 जनवरी 1904 में सिंध के उस वक्त के एक छोटे से कस्बे, अभी वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में छोटा सा कस्बा है सन, वहाँ पैदा हुए थे ग़ुलाम मुर्तज़ा सैयद, जो अब अलमरूफ़ हैं जीएम सैयद। हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं। जीएम सैयद ही वो शख्सियत थी जिन्होंने 1943 में उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया में सिंध असेंबली जो भी मौजूद थी, उसमें पाकिस्तान के लिए यानी एक अलहदा मुल्क के लिए रेजोल्यूशन पास किया था और वो मुस्लिम लीग सिंध के सदर रहे थे। जीएम सैयद की पाकिस्तान के सिलसिले में जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो हम आगे बात करते हैं, लेकिन गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 16 साल की उम्र में उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में और इस दुनिया में जो बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी वो थी खिलाफत तहरीक। खिलाफत तहरीक के सिलसिले में अपने गांव में 16 साल की उम्र में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उस वक्त के मुत्तहदा हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मुल्क हैं, उनमें ये जो इस वक्त के मुल्क हैं उनमें से सारी खिलाफत तहरीक की टॉप लीडरशिप वहाँ शरीक हुई थी। जीएम सैयद एक पॉलिटिकल एलिमेंट थे, उन्होंने स्ट्रगल की, वो मुस्लिम लीग में आए। 1943 में उन्होंने, जैसे हमने कहा कि एक असेंबली मेंबर के हैसियत में रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में एक आज़ाद ममलकत के लिए पेश किया था। वो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली की पुरानी बिल्डिंग जो है वो उसके ऊपर अभी भी कुंदा है, लिखा हुआ है, वो पढ़ा जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की बुनियादें पड़ी। उस वक्त पाकिस्तान के लिए इस सारे इलाके में कोई असेंबली फॉर्मली रेजोल्यूशन नहीं कर रही थी। ये सिंध असेंबली थी, ये जीएम सैयद थे जिसने ये रेजोल्यूशन किया था। उस वक्त असेंबली की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा जेठी सिपा मलानी थी, जो ज़ाहिर है हिंदू खातून थी, सिंध की रहने वाली थी। वो उस रेजोल्यूशन को डिफ़र करवाना चाहती थी, लेकिन जीएम सैयद ने उसके लिए स्ट्रगल की। वो जो बाब है वो भी सिंध असेंबली के रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। जीएम सैयद अवाइल से ही ये जो इस वक्त कहते हैं ना, वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन सुपरमेसी और सूबों के अख्तियार, सूबों के फाइनेंशियल पावर्स और ये सूबाई खुद मुख्तियारी, अवाइल से ही इस ख्याल के थे, इस नज़रिए के थे, इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे। मुस्लिम लीग के 46 के जब इलेक्शन हुए तो सिंध मुस्लिम लीग के वो सदर थे। उस वक्त अचानक ये हुआ कि मुस्लिम लीग मरकज़ ने वो जो सिंध असेंबली के टिकट्स का फ़ैसला, असेंबली कौन से कैंडिडेट खड़े करने हैं, वो मरकज़ ने फ़ैसले किए। जीएम सैयद जो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में कायद-ए-आज़म के तौर पर मशहूर हुए, उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको चैलेंज किया कि नहीं, ये हमारा अख्तियार है, आप सिंध का अख्तियार है, मरकज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस पर इख्तलाफ हुआ और वो ज़ाहिर है वो वही हुआ कि मजहाँ सिक्क सबील लानती लाल थियो वाली बात जो होती है, कुछ ज़्यादा ही जो मोहब्बत उन्होंने दिखाई, तो उसकी वजह से उनको ही निकाला गया मुस्लिम लीग से।
बाद में वो अलहदा इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में उस वक्त तो उन्हें डिक्लेयर किया गया कि ये इलेक्शन जो है जीएम सैयद हार गए, लेकिन पिटीशन उन्होंने दाखिल की और पिटीशन दाखिल करने के बाद वो पिटीशन का फैसला 47 में पाकिस्तान बनने के बाद आया और कहा गया कि नहीं, वो इलेक्शन में धांधली हुई थी। ये काम शुरू से चले आते हैं। देखिए, धांधली का इशू आज भी है, वो उस वक्त भी था। फिर वो अपनी इस नज़रियात की वजह से 48 में ही 1948 में ही इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का पहला सियासी कैदी बना और जीएम सैयद ने पूरी ज़िंदगी में 30 साल से ज़्यादा कैद काटा है। उस वजह से 1995 में उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ज़मीर का कैदी करार दिया था। और जीएम सैयद सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, वो बड़े विजनरी आदमी थे। उनके 60 से ज़्यादा ओरिजिनल बुक्स लिखे हुए हैं जो उर्दू में, अंग्रेज़ी में, सिंधी में हैं। और डच स्कॉलर और दूसरे स्कॉलर कहते हैं कि इस खित्ते में बहुत कम ऐसे फ़िलासफ़र, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने इतना काम किया हो और वो ओरिजिनल काम किया हो। जीएम सैयद का जो सियासी सफ़र है वो ट्रेवल है, एक पैन इस्लामिस्ट से एक इंडियन नेशनलिस्ट से तक। इंडियन नेशनलिस्ट से वो सफ़र करते हैं पाकिस्तानी नेशनलिस्ट की तरफ, फिर वहाँ से निकलते हैं तो सिंधी नेशनलिस्ट बनते हैं। जो 60 किताबें उन्होंने लिखी हैं वो मज़हब पे हैं, फ़लसफ़े पे हैं, तारीख़ पे हैं, कल्चर पे हैं, पॉलिटिक्स पे हैं, लिटरेचर पे हैं, और पोइट्री पे हैं, तसव्वुफ़ पे हैं, मिस्टिक पोइट्री पे हैं। और उनकी जो बहुत मशहूर किताब हैं जिनकी वजह से उनको कई अपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ़ फ़तवों के को फेस करना पड़ा। उनमें रिलीजन एंड रियलिटी है, उसमें सिंध स्पीक्स है, कल्चर ऑफ दिस रीजन वो एक किताब है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। सिंधी में जो किताब है जीअं ॾिठो आहे मूं, जनब गुज़ारिम जिनसी, सिंधी कल्चर, पैगाम लतीफ़, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो सिंध के बड़े शायर हैं और पाकिस्तान में, दुनिया में उनको उस अंदाज में जाना जाता है। उनको पहली मर्तबा इस अंदाज में इंटरप्रेट जीएम सैयद ने किया कि ये वतन दोस्त शायर है। फिर जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे तो वो उनको चैलेंज करते रहे और वो उस सिलसिले में भी अयूब का दौर हो या कोई दौर हो उनको उन्होंने भुगता। फिर जब पॉलिटिकल सरगर्मियों पे पाबंदी लगी तो जीएम सैयद साहब ने उस वक्त बज़्म सूफिया सिंध बना दी। बज़्म सूफिया सिंध बना दी। ये बज़्म जो थी वो कल्चरल काम करती थी। कल्चरल के नाम पे, जैसे दुनिया भर में उसूल है कि जहाँ पॉलिटिक्स का सफ़र ख़त्म होता है या उसके लिए रास्ते मसदूद हो जाते हैं तो कल्चर काम करता है वो कम्युनिकेशन का। उस वजह से सारी सिंध में उन्होंने मुख्तलिफ़ दरगाहों पे, ठिकानों पे, ओताकों पे, स्कूलों पे कल्चरली इवेंट्स मुनज़्ज़म किए। ये वो उन्होंने काम किया। फिर उनसे पहले, पाकिस्तान से पहले, देखिए ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको आजकल लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इसका दूसरा जन्म है। इससे पहला जन्म जो है वो सिंध पीपल्स पार्टी है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वालिद सर शाहनवाज़ भुट्टो ने ये पार्टी जीएम सैयद के मदद से बनाई थी। उसमें उस वक्त के सिंध के बहुत बड़े लोग शामिल थे। फिर जीएम सैयद का जो यहाँ कनेक्टिविटी थी वो जिन्ना साहब से तो थी, लेकिन उस वक्त का जो बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था या इंडिया के सारे मुसलमान थे, उनसे उनका ताल्लुक़ था। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के जो सरबराह थे वो खान अब्दुल गफ़ार खान, गौस बख्श बिज़ंजो, ये उनके करीब होने लगे। और यहाँ भी उनके शेख अब्दुल मजीद सिंधी, हफीज़ कुरैशी, रसूल फलीजों के अलावा ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें चाचा कहते थे। 73 के आइन पास करवाने के सिलसिले में जीएम सैयद से ये वायदा किया गया था कि सूबों को ख़ुद मुख्तियारी दी जाएगी। तो बलोच और दूसरे पख्तून नेशनलिस्ट जब नहीं मान रहे थे तो जीएम सैयद ने उसमें भी एक किरदार अदा किया था। ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। उसके बाद ज़िया-उल-हक के ज़माने में उसको कैद रखा गया। एमआरडी की तहरीक की उसने उस सेंस में तो मुखालफत की थी, ये रिकॉर्ड में है, हमने ये खुद सारी चीज़ें देखी थी। उस वक्त हम रिपोर्टर थे, यंग रिपोर्ट कर रहे थे कि ये जो तहरीक है ये पावर के लिए लड़ाई है। लेकिन जैसे सिंध के गाँव पे ऑपरेशंस हुए, लोग मारे गए, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुआ, गाँव जलाए गए, तो जीएम सैयद ने इंसानी ज़मीर को एक अपील की। मुझे याद है वो बयान यूसुफ जखरानी लेके हैदराबाद में मीडिया के उस वक्त प्रेस अखबारात होते थे,
उनके पास आए थे और उन्होंने अपील की थी कि दुनिया के ज़मीर को मैं अपील करता हूँ कि ये है इक़्तिदार की लड़ाई, लेकिन सिंध के निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, गांव जलाए जा रहे हैं, दुनिया का ज़मीर अपना किरदार अदा करे। फिर हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने गांधी धाम, जो कच्छ के करीब यानी ठट्टा और बदीन के बॉर्डर के इलाके में जगह है, वहाँ आई थी, वहाँ तकीर की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पड़ोस में अगर इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी होगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। उसके बाद ज़ियाउल हक जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी पे चले गए थे, वो काफ़ी टेंशन्स हुए थे। उसके बाद ये हमारे आंखों देखे मामला देखे हैं हमने ये मामला। उसके बाद जिम सैयद साहब ने जो 70s के इलेक्शन हैं वो भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे लड़ी हैं। मुजीबुर रहमान उनके इत्तेहादी थे, यहाँ ये थे। बाद में इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान का जो मामला हुआ सबको पता है कि वो अलहदा हो गया। तो यहाँ वरना मुत्तहदा पाकिस्तान होता तो उनका नैरेटिव जीत रहा था। उसके बाद मुसलसल वो भुगतते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर हो, नवाज लीग का दौर हो, भुगतते रहे। आखिर में भी वो कैदी थे और कैदी की हैसियत में 25 अप्रैल 1995 को उनको कराची में इंतकाल हुआ था। इसके दरमियान झंडा के सखर में एक जिम सैयद साहब गए थे, वहाँ उनका इस्तकबाल हुआ था। उनके ऊपर वो गद्दारी का मुकदमा हुआ था। जिम सैयद बारहा ज़ईफ़ी की हालत में जो व्हील चेयर होते उस पर चढ़ के कोर्ट में जाते थे, लेकिन जज साहबान उनको सुनते नहीं थे, चैम्बर से निकल जाते थे। ये तारीख़ का हिस्सा है, कभी उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया कि वो अपना बात करें। जब वो उनको न सुना गया तो उन्होंने फिर वो सारी चीज़ जो है किताब की सूरत में लिखी, सिंध स्पीक्स। वो शाया है जिसमें सिंध का मुकदमा उसने लिखा है। जिम सैयद से पॉलिटिकली बड़ा इख्तलाफ किया जा सकता है। ज़ाहिर है उन्होंने आखिर में जो बात की थी, सिंधु देश की बात की थी, वो रियासत पाकिस्तान के लिए तो किसी सूरत तस्लीम नहीं थी। लेकिन जिम सैयद इससे पहले ही परसिक्यूशन का शिकार हो चुके थे। और एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ दुरुस्त अंदाज में न पढ़ाने की वजह से पाकिस्तान के लोगों को ये समझाया बुझाया या बताया नहीं जाता कि ये जो पाकिस्तान है उसके क़याम के लिए जिम सैयद ने क्या किरदार अदा किया था। आज उनकी सालगिरह बनाई जा रही है, उस हवाले से ये हमने आज खुसूसी व्लॉग तैयार किया जो आपको पेश कर रहे हैं।